नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों को प्रेम दिवस की शुभकामनाएं। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब के सी का मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, फिर हम इस बुलेटिन को विस्तार देंगे और आपको बताएंगे कि आज देश दुनिया में क्या होने वाला है, किन चीजों पर हमारी खास नजर रहनी चाहिए और कौन सी ऐसी ऐसी खबरें हैं जिन्हें जानना हमारे और आपके लिए जरूरी है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। संडे की सुस्ती में आप होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि ये खबरें आप चाय की चुस्कियों के बीच सुन रहे होंगे, क्योंकि आज आपको ऑफिस जाने की आपाधापी में नहीं पड़ना पड़ रहा है। लेकिन आज कई चीजें हो रही हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज 10 महीने के बाद, लगभग 10 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार का लोकप्रिय कार्यक्रम जनमंच एक बार फिर से लौट रहा है। हालांकि बीच में 30 जनवरी को जनमंच शेड्यूल हुआ था, लेकिन इसको फिर रद्द कर दिया गया। कोरोना काल में ये तमाम कोशिशों के बावजूद संभव नहीं हो पाया और आज से 10 जिलों में ये जनमंच सज रहा है। इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। अब से थोड़ी देर के बाद जो है अलग अलग जिलों में जनमंच जो है अपने शेड्यूल के अनुसार काम करना शुरू कर देगा जी। इसके अलावा कैसे महाअभियोग से बच गए हैं ट्रंप, इसकी भी जानकारी आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि आईजीएमसी में 2 और डॉक्टर जो हैं वो टीकाकरण के बावजूद भी पॉजिटिव आ गए हैं और आईजीएमसी में डॉक्टर्स का पॉजिटिव आना जारी है। पूरे देश में कोरोना के टीकाकरण के बाद क्या स्थितियां हैं, इसकी भी चर्चा इस बहाने कर लेंगे। और कल से विंटर का क्लोजिंग जो स्कूल हैं वो भी खुल रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है उसकी बात करेंगे। आईटीआई की जांच के सरकार ने आदेश दिए हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, इस पर भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे। और आज बड़ी खबर यह है कि एक तो वैलेंटाइन डे है और दूसरी तो बड़ी खबर यह है कि लव जिहाद को लेकर जो कानून एक तरह से हिमाचल प्रदेश में बनाया था, जिसको तमाम सरकारें धीरे धीरे अडॉप्ट कर रही थी राज्यों की, उसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली है। भुंतर से अगर दिल्ली आना होगा तो अब आप छोटे जहाज में भी आ सकेंगे। छोटे जहाज का जमाना फिर से लौटने वाला है, ऐसे प्रयास सरकार कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। और चेन्नई टेस्ट में कहां टीम इंडिया जाके खड़ी होगी, आज ये भी देखना होगा कि पहली पारी में वो अब कितनी बढ़त इंग्लैंड से ले पाती है। सारी नजरें आज ऋषभ पंत पे रहेंगी, जो क्रीज पे जमे हुए हैं। 300 रन बनाकर 6 विकेट इंडिया खो चुका है। लेकिन बात पहले जनमंच की कर लेते हैं। जयराम ठाकुर की सरकार का जनमंच 11 महीने बाद लौट रहा है। ये 22वां एडिशन होगा जनमंच का। एक साथ 10 जिलों में जनमंच सजेगा। मंडी में जनमंच सजाएंगे राकेश पठानिया, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला में। हमीरपुर में सरवीण चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। चंबा में विपिन परमार विधानसभा के अध्यक्ष जाएंगे। ऊना में चिंतपूर्णी में ये जनमंच सचेगा, राजेंद्र गर्ग वहां पे अध्यक्षता करेंगे इसकी। बिलासपुर के श्री नैना देवी जी में सुखराम चौधरी ऊर्जा मंत्री वो जनमंच की अध्यक्षता करेंगे। सोलन में प्रॉपर सोलन शहर में जनमंच लगेगा और इसमें बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज हिस्सा लेंगे। सिरमौर के पौंडा साहिब वाले जनमंच में हंसराज जाएंगे, जो कि विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। सतपाल सत्ती शिमला ग्रामीण में रहेंगे। कुल्लू मनाली में गोविंद ठाकुर रहेंगे और कांगड़ा में देहरा में ये जनमंच होगा, जहां डॉक्टर राजीव सैजल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जाएंगे। 4 मंत्री के निजी कारणों से आज जनमंच का हिस्सा नहीं होंगे। मुख्यमंत्री तीर्थाटन पे हैं अपने परिवार के साथ, तो वो भी जनमंच में आज कहीं भी शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन 10 जिलों में जनमंच लौट रहा है और ऐसी स्थितियों के बीच में लौट रहा है जब धीरे धीरे हम लोग जो है कोरोना के लिहाज से सामान्य होते जा रहे हैं। हमारे पास अभी सिर्फ 524 एक्टिव केसेस हैं और ये उस दौर के मुकाबले बहुत कम है जब जनमंच को रिवाइव करने की कोशिश बीच में नवंबर में हुई थी, अक्टूबर में, और फिर जनवरी में हुई थी। तो निश्चित तौर पे अब हालात काफी सुधरे हैं, लेकिन आपको प्रोटोकॉल का पूरा फॉलो करना चाहिए। अभी भी अगर आप जनमंच में जाना चाहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखें, मास्क लगा के रखें और कोशिश करें कि बहुत ज्यादा इंटरमिंगलिंग आपकी लोगों के साथ ना हो। आप 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें। 2 गज की ना करें तो कम से कम आधे या 1.5 गज की दूरी का ही इस्तेमाल कर लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और अभी कुछ जिलों में तो बिल्कुल नगण्य स्थितियां हो गई हैं, लेकिन कुछ जिलों में चिंता है, जैसे मंडी में अभी चिंता है, कांगड़ा में चिंता है, ऊना में चिंता है और बिलासपुर में भी चिंता थोड़ी सी बढ़ रही है। हमीरपुर में अब सिर्फ 3 केस रह गए हैं, इसलिए वहां चिंताएं कम है। किन्नौर में जनमंच है नहीं। कुल्लू में सिर्फ 12 केसेस रह गए हैं। लाहौल स्पीति में भी जनमंच नहीं है। शिमला में 38 केसेस हैं। सिरमौर में 15 केसेस रह गए हैं। सोलन में 18 एक्टिव केसेस रह गए हैं, लेकिन अभी भी केसेस हैं तो हैं। 524 केसेस हैं, इसलिए आप जनमंच का भी हिस्सा बनिए। समस्याओं का समाधान भी जरूरी है, विकासात्मक योजनाओं का आगे चलना भी जरूरी है, जीवन का चलना भी जरूरी है। और इस लड़ाई जो है हमने कोरोना के साथ लड़ी है, उसको भी थोड़ा सा और जारी रखना होगा। थोड़ा सा वक्त और लगेगा, फिर चीजें मुझे लगता है कि सामान्य हो जाएंगी और 10 जिलों में ये जो है जनमंच सज रहा है। लेकिन एक चीज थोड़ी असामान्य हो रही है, वो ये हो रही है कि टीका लगने के बाद हिमाचल प्रदेश के 5 डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं। अभी बाकी लोगों का कोई डाटा नहीं आया है, जिन लोगों को लगा है उनमें से कोई पॉजिटिव आया नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर्स का डाटा, क्योंकि डॉक्टर जो है वो
इजिली जो है उनका डाटा अवेलेबल रहता है, इसलिए वहां दिक्कत है। कोरोना का टीका लगने के बाद आईजीएमसी में ही 5 डॉक्टर पॉजिटिव आए। पिछले कल 3 डॉक्टर पॉजिटिव हैं, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ भी थे। आज 2 और डॉक्टर पॉजिटिव आ गए हैं, यानी 24 घंटे के भीतर 5 लोग डॉक्टर जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं आईजीएमसी में, जिनको अभी सेकंड डोज लगनी थी या लगने ही वाली थी, लेकिन फर्स्ट डोज में लेने के बाद भी ये लोग जो पॉजिटिव आए हैं। हालांकि इसमें वैक्सीन का कोई कसूर नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन एफिकेसी वैक्सीन की जो है नहीं है, या वैक्सीन जो है प्रभावी नहीं है। वैक्सीन प्रभावी है, लेकिन बेसिक बात यह है कि वैक्सीनेशन के बावजूद आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो फर्स्ट शॉट और सेकंड शॉट के बीच में तो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल फॉलो करना ही होगा, लेकिन सेकंड शॉट के बाद भी जो 28 दिन के बाद लगता है, आपको 14 दिन तक पूरी तरह से कोरोना की रोकथाम के लिए जो कोविड प्रोटोकॉल बना हुआ है, मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ धोना इत्यादि जरूरी। हाथ तो खैर वैसे भी धोते रहिए, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके बाद हाथ धोना ही छोड़ देंगे, लेकिन इन चीजों का आपको जो है ध्यान रखना ही होगा, तब जाके पूरी तरह से वैक्सीन का जो असर है आपके भीतर होगा। और फिर अगर कहीं कोई प्रोटोकॉल टूट भी जाता है तो फिर उससे आप थोड़ा सा आपको वैक्सीन उससे बचा लेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने टीका लगा लिया उसके बाद मास्क, हवा और गप्पे शप्पे मारने शुरू कर दो साथ मिलके। ये डॉक्टर्स ने ऐसा किया होगा, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि इन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया होगा। इनकी दिक्कत यह है कि इनके पास जो मरीज आते हैं उनको चेक करना ही पड़ता है इनको, तो वहां संपर्क में ये आए होंगे। और ईश्वर करे कि जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर हमारे लिए भगवान का रूप है, अगर यही संक्रमण का शिकार रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी। हमारे पास 350 के आसपास डॉक्टर्स अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं, और अगर हेल्थ वर्कर्स की बात कर लें तो ये संख्या 2-2.5 हजार से ऊपर है। पुलिस के 1.5 हजार के आसपास जो वॉरियर्स हैं हमारे, वो भी पॉजिटिव आ चुके हैं। ईश्वर का बहुत से लोग ठीक हो गए, ईश्वर करे ये भी जल्दी ठीक हो जाए। अब बात अगर कोरोना के टीके के बाद की दिक्कतों की करें तो देश के पूरे आंकड़े की बात करें तो 27 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद या सेकंड वैक्सीनेशन के बाद। सेकंड वैक्सीनेशन तो खैर कल से ही शुरू हुई है, लेकिन फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद जो है 27 लोगों की जान जो है अब तक जा चुकी है। हालांकि इन लोगों की मौत की जो वजह है वो दूसरी रही है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि अभी तक 11 लोगों ने हॉस्पिटल में दम तोड़ा वैक्सीन लगवाने के बाद, और 16 लोगों की मौतें जो हॉस्पिटल के बाहर हुई हैं, घर में हो गई है, कहीं और दूसरी जगह हो गई हैं। इनमें से पिछले 24 घंटे में जिन लोगों ने जान गई उनमें से एक की उम्र 35 साल है, दूसरे की 28 और तीसरे की 58 साल है। यानी पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की जान गई है। ओवरऑल अब तक 27 लोगों की जान गई है, और 2 लोग ऐसे हैं साइड इफेक्ट वाले। 34 लोगों को भर्ती किया गया था, 27 इसमें से ठीक होकर घर जा चुके हैं, 2 का इलाज चल रहे हैं, और 11 ऐसे भी हैं जिनकी जो है अभी मौत हो चुकी है। तो ये देखना होगा कि कहाँ ये मामला रहता है, कहाँ नहीं रहता है। हालांकि इसमें वैक्सीन का कोई दोष नहीं है, ऐसा जो है हम भी कह रहे हैं, और क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी ऐसा कह रही हैं। तो ये तो हुई बात जनमंच और वैक्सीन की जी। अब जो है बात कर लेते हैं जापान में आए भूकंप की। जापान में एक बहुत तीव्र भूकंप आया था पिछले कल, आपको याद होगा हमने रात को आपको खबर दी थी। 7:30 बजे के आस कल 7.1 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। उसके बाद बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और आधा जापान अंधेरे में डूब गया है। ये उत्तर पूर्वी तट पर शनिवार को आया था जी, फुकुशिमा के आसपास। अभी ये जापान की किसी भी एजेंसी ने ये नहीं बताया कि वहां के न्यूक्लियर प्लांट में कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है। हो सकता है ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है स्पेल आउट नहीं किया जा रहा हो, लेकिन ओवरऑल 8,60,686 घरों से 8,60,686 घरों से बिजली गुल है, यानी बड़े पैमाने पर जो बिजली का ट्रांसमिशन है वो बाधित हुआ है। सड़कों पर भी कई जगह दरारें हैं, घरों में अस्त व्यस्त, दफ्तरों में सब माहौल अस्त व्यस्त है। गनीमत यह है कि किसी की जान नहीं गई है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सुनामी का कोई खतरा नहीं जताया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जापान जो है रिंग ऑफ फायर, भूकंप के लिहाज से रिंग ऑफ फायर में आता है। रिंग ऑफ फायर का मतलब है कि यहाँ जो है कंटिनेंटल और ओशनिक दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो मौजूद हैं जापान में। इन दोनों के बीच में जापान जो है मौजूद है। महाद्वीपीय प्लेट्स भी हैं और जो महासागरीय प्लेट्स जो हैं वो भी हैं। तो ये इन प्लेटों में जब भी कोई दोनों हलचल होती है तो उसका असर जापान पे पड़ता है। जापान भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है, और ऐसा भी नहीं है, जापान में बहुत ज्यादा इस तरह के एफर्ट्स किए गए हैं कि सामान्य भूकंप का वहां को फर्क भी नहीं पड़ता जीवन पे। इस तरह से लोगों ने अपने आप को एडजस्ट किया है, इस तरह से वहां निर्माण होता है, इस तरह से बाकी चीजें की जाती हैं। लेकिन ये बहुत तीव्रता वाला भूकंप था। गनीमत यही है कि ऐसा कोई अंदेशा नहीं है कि अभी वहां कोई सुनामी आ सकती है। 2011 में जब इस तरह का 7 से तीव्रता वाला भूकंप आया था, 7 क्या वो तो बेसिकली 9 की तीव्रता वाला भूकंप था,
तब जो है बहुत बड़ी सुनामी आई थी वहां पे, और लगभग जो है 16,000 के आसपास मौतें हो गई थी वहां जापान में। तो उस लिहाज से ये बहुत राहत वाली बात है। लेकिन दो बड़े झटके, एक जापान वाली साइड में, एक कजाकिस्तान वाली साइड में, दो अलग अलग साइड्स पे 2 दिन के भीतर, ये इनफैक्ट देखिए जाए 24 घंटे के भीतर बड़ी तीव्रता वाले भूकंप का आना निश्चित तौर से चिंता में डालता है जी। बात अगली खबर की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कल से विंटर क्लोजिंग वाले जो स्कूल हैं वो भी खुल रहे हैं। इसके लिए तमाम एसओपी जारी कर दी है। मॉर्निंग असेंबलीज नहीं होगी, बच्चों की गैदरिंग नहीं होगी, वॉशरूम भी एक टाइम में एक ही बच्चा जाएगा। टीचर्स कॉमन रूम में भी अगर बैठेंगे तो अलग अलग बैठेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अधिकांश जिलों में अब टीचर्स के टेस्ट जो हैं वो अनिवार्य कर दिए गए। ऊना में टीचर्स के टेस्ट अनिवार्य कर दिए गए हैं। कुल्लू में टीचर्स को कहा गया कि टेस्ट करवा के आए। सोलन में जो है ये कहा गया है कि अगर सिम्टोमेटिक हैं तो उनको टेस्ट करवाना है। पहले ये कहा गया था सबके करवाने हैं। तो अलग अलग जिलों में जहां भी ये खुल रहे हैं वहां पे टीचर्स पे कंसंट्रेशन है, और बच्चों पे भी अब जो है टेस्टिंग का कंसंट्रेशन शुरू हो गया है। कल आश्चर्यजनक ढंग से नैना देवी के स्कूल में, एक तरसू स्कूल है, वहां पे सैंपल हुए थे। 83 बच्चों के सैंपल हुए हैं, 21 टीचर्स के भी सैंपल हुए वहां पे। तो 114 के आसपास जो सैंपल हुए उसमें 83 बच्चों की भी सैंपलिंग हुई। हालांकि वो विंटर क्लोज स्कूल नहीं है, वो ऑलरेडी स्कूल चल रहा है और वो समर क्लोज स्कूल है। तो ये एक नई चीज है, और देखना होगा कि अभी और कितने जिलों में इस तरह से स्कूलों में जो है बच्चों की भी टेस्टिंग की जाती है। क्योंकि अभी सरकाघाट उपमंडल में बहुत से ज्यादा स्कूलों में एक साथ जब कुछ छात्र और बहुत से टीचर पॉजिटिव आए थे, तो उसके बाद भी बच्चों की जो सैंपलिंग थी वो नहीं की गई थी। हाँ, जो बच्चा पॉजिटिव आया था उसके आसपास जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थी उसके आधार पर उसके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे उनकी सैंपलिंग जरूर की गई थी। लेकिन एक मुश्त सब बच्चों के टेस्ट करना, ये अपने आप में ये पहली घटना कल सामने आई है। अभी देखना होगा कि इसको लेकर सरकार का क्या संज्ञान रहता है, अभिभावकों की क्या जो है इस पर प्रतिक्रिया रहती है, इस चीज को देखना होगा। बात अगली खबर की करते हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी के पिता श्री नारायण लाल नड्डा जी की तबीयत एक बार फिर से नासाज हो गई है। वो घर में गिर गए थे, तो उसके चलते उनको हॉस्पिटल लाया गया था। कल थोड़ा उनकी टेस्टिंग की जरूरत पड़ी, तो दिलचस्प ढंग से उनको सरकारी हॉस्पिटल से टेस्ट करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में टेस्ट की सीटी स्कैन की सुविधा नहीं थी। सीटी स्कैन की मशीन 1 साल से खराब पड़ी है, रेडियोग्राफर वहां है नहीं, और ये स्थितियां कहीं और की नहीं है, उस शख्स के अस्पताल की हैं जो शख्स स्वास्थ्य मंत्री रहा है, जो शख्स दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का इस समय अध्यक्ष है। उनके जिले में अगर ये स्थितियां हैं तो फिर विकास के दावे जनमंच में परखे जाने चाहिए, ये हमारा मानना है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह इस तरह की चीजें नहीं हैं, लेकिन एक वीवीआईपी के इलाके में और वीवीआईपी के पेशेंट्स के साथ इस तरह से हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी की स्थितियां क्या होगी। अगर जगत प्रकाश नड्डा के पिताजी को टेस्ट करवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट में जाना पड़ रहा है, तो आम आदमी किस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, किस तरह प्राइवेट जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, ये प्राइवेट जो लैब्स है, वहां पे किस तरह से लुट रहा होगा, इसकी तस्वीर आप खुद तय कर लीजिए कि कितनी सुर्ख है, कितनी नहीं। तो ये दूसरी बड़ी खबर थी जी। आईटीआई तमाम जो है उन पे अब जांच का शिकंजा कस गया है। सरकार ने आदेश दे दिया कि 270 से ज्यादा जो निजी और सरकारी आईटीआई है वहां सब जगह जांच होगी। सरकारी आईटीआई में भी जांच की जाएगी कि वहां सुविधाएं, जो अकोमोडेशन है वो प्रॉपर है या नहीं है, बाकी जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो हैं या नहीं है, स्टूडेंट्स को उनका जो पैसा लिया जा रहा है उसके मुकाबले जो प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं वो सही ढंग से दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, क्वालिफाइड स्टाफ है या नहीं है, इसको लेकर अब जांच शुरू हो गई है। 80 कमेटियां इसके लिए बनाई गई है जी, माफ कीजिए 30 कमेटियां बनाई गई हैं 80 लोगों की। 30 कमेटियां बनाई गई हैं, और हर कमेटी में एक्सपर्ट्स भी रखे गए हैं, कुछ सरकारी आईटीआई के प्रिंसिपल्स भी रखे गए हैं, वो जाएंगे। अब इसमें मेरा बस इतना सा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपस में ये कमेटियों वाले मिल जाएं और ये तू खा मैं खाता हूं, और तू मेरी आईटीआई को ठीक बताओ, मैं तेरी आईटीआई को ठीक बताता हूं, कहीं ये ना हो जाए, ये देखना होगा। अदरवाइज निजी शिक्षा नियामक आयोग ने जो इस प्रदेश में कदम उठाए हैं उनकी मुक्त कंठ से सराहना करनी होगी। मेजर जनरल रिटायर्ड अतुल कौशिक इस बात के लिए बधाई का पात्र है, साधुवाद का पात्र है कि उन्होंने सबसे पहला हाथ निजी यूनिवर्सिटीज पे डाला। वहां के वाइस चांसलर जो योग्य नहीं थे, जो पात्र नहीं थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो योग्य तो थे, लेकिन वो उस पोस्ट के पात्र नहीं थे, उस पोस्ट के योग्य नहीं थे, तो उनको हटा दिया गया, मैक्सिमम को हटाया गया है। कॉलेजेस पे अब जो है जांच चल रही है, कॉलेजेस में भी इस तरह की कई चीजें सामने आई हैं। अभी सामने आया है कि 17 कॉलेज ऐसे भी हैं प्रदेश में जो बड़े हैं, प्राइवेट हैं, लेकिन वहां प्रिंसिपल नहीं है।
13 ऐसे हैं जो कार्यकारी प्रिंसिपलों के दम पर चल रहे हैं, और स्टाफ की बात करें तो छोड़ ही दीजिए। तो अभी उनका भी नंबर आ रहा है, सबका नंबर लगेगा बारी बारी, क्योंकि जनता का पैसा जो है वो इस तरह से जाया करने के लिए नहीं है। आप अभिभावकों को लूट नहीं सकते। अभिभावकों की लूट से एक और बात सामने आती है कि 2 महीने के भीतर अभिभावकों को अब डबल एनुअल चार्जेस देने होंगे, क्योंकि सब जगह एनुअल चार्जेस की पिछले साल की वसूली शुरू हो गई है। सरकार जो है एक कागजी ऑर्डर जारी करके चुप बैठ गई है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है, अभिभावक परेशान है। अभी पूरे साल का भी फरवरी में उनको देना पड़ेगा और अप्रैल में फिर से देना पड़ेगा नए साल का। तो ये जो है ये तमाम लूट खसूट जो है एक तरह से जारी है। और हम ये नहीं कहते कि ये बिल्कुल ही बंद हो जानी चाहिए, ठीक है, जो जायज है उतना बनता है, लेकिन नुकसान स्कूलों का ही नहीं हुआ, नुकसान माँ बाप का भी हुआ है, उन बच्चों का भी नुकसान हुआ है, सबका ही नुकसान हुआ है कोरोना काल में, इसलिए उनको भी थोड़ी थोड़ी राहत जो है वो मिलनी चाहिए। बात हिमाचल प्रदेश के लव जिहाद कानून की कर लेते हैं। पंजाब केसरी की खबर के मुताबिक जो हिमाचल प्रदेश ने एक कानून बनाया था फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम से, उसको चुनौती दे दी गई है। 2019 ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019 है, इसको चुनौती मिली है सुप्रीम कोर्ट में, और 17 तारीख को इसकी अगली सुनवाई होनी है। चुनौती देने वाली जो एनजीओ है उसका नाम सीजेपी है, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। इन्होंने इसके कुछ प्रावधान जो है उनको गैर जरूरी बताते हुए जो है ये चैलेंज किया है। इससे पहले भी ये चैलेंज हुआ था, प्रदेश उच्च न्यायालय ने उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2006 और 7 के नियमों के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था। और अब सीजेपी का तर्क है कि उस न्यायालय के इस फैसले के बावजूद राज्य ने 2006 के अधिनियम के प्रावधानों को फिर से लागू किया है, और ऐसा इस रूप में किया गया है जो संवैधानिक योजना के तहत और भी अधिक प्रिय और अप्रिय और असंवैधानिक है। यानी जो कुछ पुराने क्लॉज उठा लिए होंगे उनको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई। देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। 17 तारीख को डेट है इसकी, ज्यादा दूर नहीं है, आज 14 है, तो बुधवार को जो है ये मामला जो है ये सुनवाई के लिए लगा है सुप्रीम कोर्ट में। उधर अदालतें भी जो है कल से खुल जाएंगी, जिला अदालतें, और हाई कोर्ट जो है वो शायद 22 तारीख से खुलेगा विंटर वेकेशन के बाद। जिला अदालतें कल से खुल जाएंगी, वहां पे भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। ये देखना होगा कि अब जो है कहीं कोरोना का संक्रमण जो है वो और भी ज्यादा तो नहीं बढ़ जाता है, इसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अब तक ऑनलाइन हो रही थी, अब बहुत ही ज्यादा जो अर्जेंट मैटर थे उनमें अपीयरेंस हो रही थी। बात कुल्लू मनाली की कर लेते हैं। अगर आप कुल्लू मनाली घूमना आना चाहते हैं और आप बाई एयर समय बचाना चाहते हैं, लेकिन आपको फ्लाइट्स नहीं मिल रही हैं, तो आपकी दिक्कत दूर होने वाली है। अब तक वहां 72 सीटर विमान आता था और एक ही फ्लाइट उसकी हो रही थी, लेकिन रनवे छोटा है, इस चक्कर में ये दिक्कतें आ रही थी बड़े विमानों के साथ। अब 48 सीटर और 19 सीटर डोरनियर का जमाना फिर से लौटने वाला है कुल्लू मनाली रूट पे, दिल्ली से भुंतर के रूट पे। और 16 सीटर डोरनियर और 48 सीटर छोटा विमान जो है जल्द ही आपको वहां पे उड़ान भरता हुआ दिखेगा। इससे कम यात्रियों की जो समस्या है एयरलाइंस की वो भी दूर हो जाएगी, और जो यात्री हैं जिनकी कम फ्लाइट्स की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इससे पर्यटन को पंख लगेंगे, लेकिन कितने लगेंगे ये वक्त ही बताएगा। एक जमाने में कुल्लू में डोरनियर विमान ही उड़ते थे, उसके बाद फिर जो मध्यम विमान थे वो उड़ने शुरू हुए 48 सीटर। अभी 72 सीटर जो है ATR आता है वहां पे, लेकिन इससे बड़ा विमान वहां पे संभव नहीं है। 5 फ्लाइट्स आती थी कुल्लू में, अभी इस समय 1 जारी है। तो अगर ये छोटी उड़ान आ जाती है, जैक्सन फ्लाई करता था ये डोरनियर विमान जो है किसी जमाने में, तो अभी फिर से लौटता है या नहीं लौटता, और ये भी देखना होगा कि ये कितना सुरक्षित होता है, क्योंकि डोरनियर विमान जो है अब बीते जमाने की बात हो गए हैं। अब कोई नया विमान होगा या नहीं होगा, ये पुराने विमानों को चलाया जाएगा, तो ये देखना होगा। ये जरूर है कि चार्टर फ्लाइट्स में इस तरह के विमान जो है वो यूज होते हैं, लेकिन फिर इसका किराया भी कितना से पड़ेगा ये भी देखना होगा। और चलते चलते चेन्नई टेस्ट की बात कर लेते हैं। दूसरा दिन है, 300 रन बनाकर 6 विकेट्स इंडिया के हैं गिर चुके हैं। ऋषभ पंत क्रीज पे हैं, उन्हीं पे पूरी निगाहें रहेंगी। ये देखना होगा कि पहली पारी के आधार पर कितना स्ट्रांगली अपने आप को इंडिया जो है इस टेस्ट में प्रेजेंट करती है। कल रोहित शर्मा ने शतक बनाया था, और एक खास जो उनके साथ संयोग जुड़ा हुआ है कि जिस टेस्ट में रोहित शर्मा ने शतक बनाया है वो टेस्ट इंडिया अब तक नहीं आ रहा है। अब देखते हैं कि ये क्रम इस टेस्ट में भी जारी रहता है या कुछ और समीकरण आते हैं। इस बार दर्शक भी हैं, आज दर्शकों की संख्या कुछ ज्यादा महसूस की जा रही है। आज संडे है, माना जा रहा है कि आज ज्यादा दर्शक होंगे, 50% दर्शकों को अलाउ किया गया है। तो दिन भर इस पे भी नजर रहेगी, दिन भर बाकी खबरों पर भी नजर रहेगी। जनमंच में क्या होता है, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से आपको 10 के 10 जिलों से उनका हाल बताएंगे। जुड़े रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। फिर से लौटेंगे शाम 7 बजे और रात 9:30 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों को प्रेम दिवस की शुभकामनाएं। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी का मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, फिर हम इस बुलेटिन को विस्तार देंगे और आपको बताएंगे कि आज देश दुनिया में क्या होने वाला है, किन चीजों पर हमारी खास नजर रहनी चाहिए और कौन सी ऐसी ऐसी खबरें हैं जिन्हें जानना हमारे और आपके लिए